जय हिंद दोस्तों, मैं बीएल चौधरी बीएल एजुकेशन एंड मोटिवेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आखिरकार हमारी इंतजार की जो घड़ियां हैं वो खत्म हुई और हमारे लिए जिस भर्ती का हमें बेसब्री से इंतजार था उसका आज एडवर्टाइजमेंट है जो रिलीज हो गया है, वो है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2021। और इसी क्लास के अंदर हम इस भर्ती के जो एडवर्टाइजमेंट जो रिलीज हुआ है इसकी विस्तृत जो चर्चा है हम इस क्लास के अंदर करने जा रहे हैं। जो आपके एग्जाम का जो फॉर्म है वो फिलअप करने से लेके एग्जाम होने तक आपके लिए काफी मददगार जो सिद्ध होगी, जिसकी हम आगे क्लासें भी करेंगे। इसका मैं पूरा है जो बैच स्टार्ट करने जा रहा हूँ राजस्थान पुलिस का। तो सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं इसके अंदर के कितने पदों के ऊपर ये जो एडवर्टाइजमेंट है वो रिलीज हुआ है। तो इसके अंदर 4438 पद हैं जो पूरे रिलीज हुए, जो मतलब 3 कैडर के अंदर है जो ये पद है रिलीज हुआ है। तो अलग अलग कैडर और अपनी अलग अलग चॉइस के हिसाब से इसको फॉर्म फिलअप कर सकता है। दूसरी हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट इसके अंदर बात है वो ये है कि इसके फॉर्म है वो कब से अप्लाई होना स्टार्ट होंगे और कब तक भरे जा सकते हैं। तो ये 10 नवंबर 2021 से लेके 3 दिसंबर 2021 तक हम है जो इसके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट जानकारी है जो आपको ध्यान में रखना है ताकि अपना जो फॉर्म फिलअप करने से हम चूके नहीं। इसके बाद में इसकी एक एग्जाम की जो संभावित तिथि है वो भी इन्होंने घोषित की है एडवर्टाइजमेंट में। तो इन्होंने दिया है दिसंबर 2021 से लेके जनवरी 2022। ये है जो इन्होंने एग्जाम की जो संभावित डेट है, तारीख है, वो इन्होंने इसमें घोषित की है। तो चलिए हम आगे देखते हैं इसके अंदर और क्या क्या एडवर्टाइजमेंट में दिया है इन्होंने। तो ये जो भर्ती है इसके अंदर इन्होंने 3 जो है कैडर, उसके अंदर इस भर्ती को जो नोटिफिकेशन है या जिसकी एडवर्टाइजमेंट है वो रिलीज किया है। तो इसमें सबसे पहला है कांस्टेबल सामान्य। कांस्टेबल सामान्य मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। जो आपकी एसएससी जीडी जो आप समझते हैं एसएससी जीडी, वही इसके अंदर कांस्टेबल जीडी है जो सामान्य ड्यूटी होती है, जिसके अंदर आपको किसी भी पुलिस डिपार्टमेंट में कोई सी भी आपसे ड्यूटी ले सकते हैं। तो ये सामान्य जनरल पद के लिए जो ड्यूटी होती है वो कांस्टेबल सामान्य कहलाता है। सेकंड जो है वो आपके लिए कांस्टेबल चालक है, जो ड्राइवर भी होता है। कांस्टेबल चालक तो चालक होता है ड्राइवर, जो पुलिस के वाहन वगैरह, अधिकारियों के वाहन वगैरह जो भी चलाते हैं वो ड्राइवर है और वो भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उनका अलग से कैडर है जो इसमें अलॉटमेंट हुआ है। तीसरा कैडर है हमारे लिए कांस्टेबल दूरसंचार, कम्युनिकेशन होता है दूरसंचार के कर्मचारियों को आप देखते हैं कि ये साइबर क्राइम, आपके पुलिस कंट्रोल रूम, वायरलेस ऑपरेटर, ये जो भर्ती होती है वो भी इसके अंदर कैडर है जो समायोजित किया गया है। इसके अंदर जो साइंस बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट हैं, साइंस बैकग्राउंड के जो कैंडिडेट हैं वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर पीसीएम मांगा जाता है एग्जाम के लिए और वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा हमारे लिए कि फॉर्म जो प्रक्रिया है, इसकी आवेदन की प्रक्रिया आप लोगों को सभी को पता होगा। राजस्थान का कोई भी हम एग्जाम के लिए फॉर्म फिलअप करते हैं तो एसएसओ आईडी जो राजस्थान के अंदर हमारी बनाई हुई है, उस एसएसओ आईडी के माध्यम से हम जो फॉर्म है अपना अप्लाई कर सकते हैं। आप एसएसओ आईडी के अंदर अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालेंगे तो वहां पे नोटिफिकेशन में या ऑनगोइंग एग्जाम के अंदर ऑनगोइंग एडवर्टीजमेंट के अंदर या वैकेंसी के अंदर देखेंगे तो उसमें आपको ये राजस्थान पुलिस का जो वैकेंसी है वो दिख जाएगा। तो वहां से आपको इसको फॉर्म को जो है फिलअप करना है। इसके बाद में जो इसकी महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे स्लाइड के अंदर और आपको दिख रहा होगा क्लियरली। इसके अंदर जो भी है हार्ड कॉपी, आवेदन प्रकार की भी किसी भी प्रकार की जो है वहां पे हार्ड कॉपी भेजने की जरूरत नहीं है। और मैं इनसे निवेदन करूंगा हमारे ऑपरेटर सबसे कि ये स्लाइड को थोड़ा नीचे लेके आए ताकि हम आगे की जानकारी भी ले सके। तो इसके अंदर आप देख पा रहे हैं जो ये इसकी जो पासपोर्ट साइज जो फोटो और सिग्नेचर इनका जो अपलोड करने का, तो ये इसको आपको टेंशन नहीं लेना है। ये मित्र वाले अपने हिसाब से ऑटोमेटिक फॉर्म को फिलअप कर देंगे। सर थोड़ा और नीचे लाइए। इसके अंदर देखिए हम जैसे जो भी इम्पोर्टेंट जो होगी आपको फॉर्म फिलअप करने से लेके, तैयारी से करने से लेके, वहां पे हम फोकस करेंगे क्योंकि बाकी तो जो एडवर्टीजमेंट है वो आप लोग देख लिए होंगे और वो उसकी उतने हमारे को आवश्यकता नहीं है। तो सर और नीचे कीजिए थोड़ा। और इसके अंदर एक ये छठा पॉइंट हम
आप लोग देख पा रहे होंगे ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जैसे हमारे से फॉर्म फिलअप करते समय अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि हो गई तो हमारे को 15 दिन का टाइम दिया जा रहा है इसके अंदर, जिसके अंदर हम फॉर्म के अंदर जो भी हमारी त्रुटि हुई है उसको हम वेबसाइट पे जाके जो है करेक्शन कर सकते हैं, सुधरा सकते हैं। और कोशिश करिएगा कि हमारे फॉर्म फिलअप करते समय किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो ही नहीं। और इसके अंदर ये दिया है आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने तथा तत्पश्चात त्रुटि सुधार करने का समय दिया जाने पर भी किसी प्रकार की त्रुटि सुधार नहीं करने के लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा। तो हमें ऐसा काम करना ही नहीं है जिससे हमारी उम्मीदवारी है जो निरस्त कर दी जाए। तो ये हमारे हो गया। दूसरी इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है वो परीक्षा शुल्क। इसका जो हमारे को फीस क्या लगेगी, तो फीस के लिए राजस्थान का सामान्य वर्ग, राजस्थान के क्रिमिनल श्रेणी के जो पिछड़ा वर्ग है और एमबीसी इसके जो आवेदक हैं उनसे फीस है जो 500 रुपए ली जाएगी। उनसे कितनी फीस ली जाएगी इसमें? 500 रुपए। उसके बाद में आर्थिक पिछड़ा वर्ग ओबीसी, राजस्थान के नॉन क्रिमिनल श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, एमबीसी वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शहरिया, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, एमबीसी वर्ग के लिए ऐसे आवेदक जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम, जिनकी परिवार की आय कितनी है 2.5 लाख रुपए से कम है और जो इस श्रेणी से बिलोंग करता है उसके लिए इसमें फीस होगा 400 रुपए। कितना होगा? 400 रुपए। इसके बाद में बिंदु संख्या 6 जो यहाँ पे मैंने अभी बताया है जिसकी फीस 400 रुपए है, इसे संबंधित आय प्रमाण पत्र अभ्यर्थी को जब आपका पीईटी जो टेस्ट होगा पीएमटी पीईटी, उस समय आप लोगों को इसके अंदर इसके जो डॉक्यूमेंट है आय प्रमाण पत्र वो आपको प्रस्तुत करने होंगे। और अन्य राज्य के जो अभ्यर्थी हैं वो भी इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और उनको जो है वो किसी भी श्रेणी से बिलोंग नहीं करेंगे। जब दूसरे स्टेट में अप्लाई करेंगे तो उनको फीस है जो 500 रुपए ही उनको पेड करना होगा। वो सामान्य श्रेणी के अंदर फॉर्म है जो अपना फिलअप कर पाएंगे। और इसकी लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र है वो आपकी एसएसओ आईडी या रिक्रूटमेंट पोर्टल है जो राजस्थान पुलिस का, उसके ऊपर आपको समय रहते अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो आप समय समय पर विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से, विभिन्न मीडिया के माध्यम से आप लोगों को पता पड़ जाएगा और अपना जो एडमिट कार्ड है वो एग्जाम की तिथि से पहले डाउनलोड कर लीजिएगा। वो आगे की बात है। अब इस भर्ती हेतु जो रिक्त पद है उसके अंदर जो उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे के लिए आरक्षित पद है वो 62 पद भी है जो इसके अंदर सम्मिलित किया गया है। अब की बार जो स्पोर्ट्स कोटे से मतलब अलग से वैकेंसी नहीं लिया जा रहा है, इसी के अंदर 62 जो पद है वो इसके अंदर सम्मिलित इन्होंने कर दिया है। और वो उनके लिए है जो सामान्य क्षेत्र पुलिस, दूरसंचार, टीएसपी क्षेत्र के लिए कांस्टेबल, सामान्य चालक, बैंड के रिक्तों का जो विवरण है निम्न, वो मैं इसमें नीचे की स्लाइड में है तो वो मैं आप लोगों को मोटा मोटी दिखा देता हूँ। वैसे आप फॉर्म फिलअप करते समय वहां पे आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा और इसमें भी स्लाइड में मैं अच्छे से दिखा दूंगा। अब मैं सबसे निवेदन कर रहा हूँ कि थोड़ा सा जूम कीजिए और स्लाइड को इधर बोर्ड के लेफ्ट में लाइए। तो ये देखिए, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आयुक्तालय जयपुर ऊपर लिखा है, आयुक्तालय जयपुर, जिसमें 220 पद है। क्योंकि ये काफी पद है तो ये क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको एक एक पद को आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ। ये आप लोग वैकेंसी जब फॉर्म फिलअप करने जाएंगे उस समय आप ये जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद आप अपना फॉर्म है जो फिलअप कीजिए। तो इसके अंदर नीचे आइए सर, नीचे ये देखिए, ये जो छोटा है कुछ पद है वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। जो कांस्टेबल पुलिस दूरसंचार के लिए है, सामान्य क्षेत्र के, ये टोटल 52 पुरुष के लिए है। और अलग अलग श्रेणी में आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो आप 1 मिनट देख लीजिए इनको। तो सर धीरे धीरे नीचे करते जाइए ताकि सभी देख भी ले। ये है, अब हम सर थोड़ा जूम कीजिए, जूम मैं सर से निवेदन कर रहा हूँ कि थोड़ा जूम हो जाए ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख जाए। अब आ रहे हैं हम आरक्षण के ऊपर, रिजर्वेशन के ऊपर। रिजर्वेशन के अंदर महिलाओं के लिए जो रिजर्वेशन है वो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। सीधी भर्ती में महिलाओं के लिए उपरोक्त 30% जो रिजर्वेशन है, वैसे 8% विधवाओं के लिए। जो लेडीज के लिए जो 30% जो रिजर्वेशन है टोटल, उसके अंदर 8% रिजर्वेशन है वो है विधवाओं के लिए। जो विडो उनके लिए है 8%, और 2% है जो तलाकशुदा है, जो डाइवोर्स जो लेडीज है उनके लिए है 2%।
ये अलग से नहीं होगा। ये 30% जो लेडीज के लिए जो कोटा, महिलाओं के लिए जो कोटा आरक्षित है, उसी के अंदर ये 8% और 2% है जो होगा। अलग से इसका कोई भी इसके अंदर प्रावधान नहीं किया गया है। इसके बाद में आता है हमारा रिजर्वेशन के अंदर भूतपूर्व सैनिक, एक्स सर्विसमैन, उनके लिए भी इसके अंदर रिजर्व कोटा है। वो आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर 12.5%, कुल रिक्तियों का 12.5% जो कोटा है एक सर्विसमैन है, इनके लिए टोटल रिक्तियों में से 12.5% जो कोटा है वो एक सर्विसमैन के लिए है। जो हॉरिजेंटल वाइज आप इसके अंदर जो ऊपर दिया हुआ जो चार्ट था उसके अंदर इनकी जो वैकेंसी है वो 12.5 निर्धारित किया है। तो इसके नीचे हम देखते हैं और इन्होंने क्या दिया है एडवर्टाइजमेंट में। भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो स्पष्टीकरण है, ये आप हर वैकेंसी के अंदर देखते हैं, वही स्पष्टीकरण है कि राजस्थान सिविल सेवा के अंदर 1988 के जो नियम है उसकी जो पात्रता की जो शर्त है उसी के आधार पर लिया जाएगा। इसके बाद में टीएसपी क्षेत्र अनुसूचित जाति, जनजाति और शहरी आदिम जाति के लिए जो आरक्षण है वो 45% आरक्षण है जो दिया हुआ। अनुसूचित जाति हेतु 5% पद तथा शेष 50% जो आरक्षित पद है वो केवल स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होंगे। तो ये हो गया। इसके बाद में जो और इम्पोर्टेंट जो इसके अंदर दिया हुआ जो पॉइंट है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हाँ, अब आया हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट, सर थोड़ा ऊपर कीजिए। हाँ, यही इन्होंने दिया है कि 8 लाख ये जो कार्मिक विभाग की अधिसूचना के आधार पर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी जिनके 8 लाख से कम आय है वो आर्थिक पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को मानते हैं, उनको 10% आरक्षण है वो इसके अंदर दिया जाएगा। सामान्य वर्ग के जो अभी हमारे भारत सरकार ने जो अभी जनरल कोटे के अंदर जो विशेष आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए जो आरक्षण किया था 10%, उसकी ये जो आय की जो क्राइटेरिया जो रखा है वो 8 लाख रुपए रखा है, 8 लाख। तो ये मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था, इसीलिए मैं सबको बोला कि थोड़ा इसमें नीचा करने के लिए। तो ये हो गया 10%, इसके अंदर 8 लाख से कम होगी जो जनरल कोटे के हैं उनको 10% रिजर्वेशन मिलेगा। अगर उनका 8 लाख से कम उनकी वार्षिक जो आय है वो होगी। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 62 पद है जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसके अलावा जो राजस्थान के बाहर के जो राज्य हैं, अदर स्टेट के जो राज्य हैं, अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं, उन कैंडिडेट के लिए कोई भी इसके अंदर रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं है। और तीसरी छठा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसके लिए हम इस भर्ती की, चाहे कोई भी भर्ती हो जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं, जिसकी सभी को उम्मीद है, आपको, आपके परिवार को और आपसे जितने भी जो रिलेटेड पर्सन है उनको इसी का सबसे ज्यादा इंतजार है, वो है हमारा वेतनमान और पेंशन। तो मैं आप लोगों को इसमें बता दे रहा हूँ, इसका जो वेतनमान है पहले ये 20,200 की श्रेणी के अंदर आता था और 7th CPC लगने के बाद में इसका जो पे मैट्रिक्स है वो L5 कैटेगरी के अंदर ये अभी जो आता है। तो मोटा मोटी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि जब आप परीक्षा पीरियड आपका 2 साल का जब कंप्लीट करेंगे उस समय आपको लगभग 25,000 से अबव आपको पेमेंट नॉर्मली मिलना है, 25 से लेकर 30 के बीच में। तो इतने में तो खुश है। और अगर इसमें भी खुश नहीं है तो राजस्थान में और वैकेंसी इससे अपर पद के लिए भी आती है, तो उसकी तैयारी में और जुटे रहिए। तो ये L5 कैटेगरी के अंदर, और दूसरी आपको लगते ही आपको L5 कैटेगरी का जो बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। आप लोगों को 2 साल का जो परीक्षा पीरियड होता है, प्रोबेशनरी जो पीरियड होता है, उसको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। और इस पीरियड के दौरान और ट्रेनिंग पीरियड के अंदर आपको 14,600 रुपए मानने होगा। जो आप बहुत किस्मत वाले हैं, आपसे पहले जो भी ट्रेनिंग करके गए उन्होंने 9,300 रुपए, 9,100 रुपए ही पाए हैं। तो आपको कम से कम 14,600 रुपए यहाँ पे मिलने वाले हैं इस अगर एग्जाम को आप फाइट करके राजस्थान पुलिस में सिलेक्ट होते हैं तो। और जो पेंशन है वो आप न्यू पेंशन सिस्टम के अंदर रहेंगे। एक 2004 के बाद वाले जितने भी हो न्यू पेंशन एनपीएस के अंदर आते हैं, तो आप भी एनपीएस के हकदार हैं। और इसका 7वां जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो पात्रता, जिसके आधार पर ही हम अपना फॉर्म फिलअप करेंगे। तो ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका आप जरूर ध्यान दीजिए। इसमें
जो ऊपर के हैं भारत और नेपाल भूटान के नागरिक होना चाहिए, नॉर्मल है। उसके अंदर देवनागरी लिपि, हिंदी का व्यवहारिक, राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए, ये भी नॉर्मल है। तीसरा पॉइंट है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसके अंदर जिला पुलिस जो कांस्टेबल सामान्य, मैंने आप लोगों को बताया था कांस्टेबल जो सामान्य है वो जिला पुलिस के अंदर आते हैं। इनकी जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल या बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी या 12वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। आपने यहाँ पे एक पॉइंट नोटिस किया होगा, इस बार राजस्थान पुलिस के अंदर आपको कांस्टेबल बनने के लिए आपकी जो योग्यता है वो 12वीं पास होनी चाहिए। इतने साल तक आप 10वीं क्लास पास अभ्यर्थी भी राजस्थान पुलिस का फॉर्म है वो अप्लाई कर सकता था। तो ये बहुत बड़ा अमेंडमेंट है इस बार की वैकेंसी के अंदर। तो आपको राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल का फॉर्म फिलअप करने के लिए भी आपको 12th पास होना बहुत ही जरूरी है। और जो सेकंड इसमें आरएसी, एमबीसी बटालियन और बैंड, ये जो कैटेगरी है, इस कैटेगरी के अंदर और जो ड्राइवर कैटेगरी है, इसके अंदर आपको जो है पहले 8 क्लास पास लेता था, अभी आपको इसके अंदर 10वीं क्लास कर दिया है। तो ये जो 3 इसके अंदर अमेंडमेंट जो योग्यता के अंदर हुआ शैक्षणिक योग्यता में, ये आपको जरूर ध्यान देना है। तीसरा, दूरसंचार पुलिस के लिए, वायरलेस ऑपरेटर के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से भौतिक विज्ञान, गणित, कंप्यूटर के साथ विज्ञान में सीनियर सेकेंडरी या 12वीं या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण, जो मैंने आपको अभी बताया था कि उसको 12वीं क्लास के अंदर फिजिक्स, मैथ्स और साइंस और या मतलब गणित और कंप्यूटर दोनों में से कोई भी एक ऑप्शनल हो सकता है। तो ये वाले जो सब्जेक्ट जिनके हैं वो पुलिस वायरलेस के अंदर फॉर्म है अपना फिलअप कर सकता है। और ड्राइवर के लिए जो विशेष योग्यता हमेशा मांगी जाती है, यह न्यूनतम 1 वर्ष पूर्व का बना हुआ इनके पास में LMV लाइट मोटर व्हीकल या HMV हैवी मोटर व्हीकल, इसका लाइसेंस है वो होना बहुत ही जरूरी है। बिना लाइसेंस वाला, 1 साल पुराना बिना लाइसेंस वाला अभ्यर्थी है वो ड्राइवर के लिए अप्लाई नहीं कर पाएगा। तो ये जो है, आप जितने भी इसके अंदर जो शैक्षणिक योग्यता के लिए जो डॉक्यूमेंट इसमें जो योग्यता बताई है, इनके डॉक्यूमेंट जो भी है आपको PMT के लिए, PET के लिए आपको वहां पे प्रस्तुत करने होंगे। तो इसके नीचे हम देखते हैं और क्या क्या इन्होंने दिया है। आयु सीमा, ये भी हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने आयु सीमा का क्राइटेरिया क्या रखा है। तो जो अभ्यर्थी 1 जनवरी 2022 को आधार मानकर इसके अंदर है जो गणना की जा रही है, 1 जनवरी 2022 को मानकर, इसके अंदर सामान्य कैटेगरी के पुरुष और महिला जिनका जन्म, देखो, निम्न तिथि के बाद का जन्म नहीं हो, मतलब 1/1/2004 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए और 2/1/1998 इससे पहले का पुरुष का नहीं होना चाहिए और 2/1/1993 इससे पहले महिला का नहीं होना चाहिए। ये है आपके सामान्य वर्ग के लिए। इसके बाद में EWS, SC, ST, BC, MBC और शहरिया वर्ग के लिए पुरुष का 1/1/2004 के बाद का नहीं होना चाहिए और पुरुषों के लिए 2/1/1993 के पहले का नहीं होना चाहिए और महिलाओं के लिए 2/1/1988 से पहले का नहीं होना चाहिए। तो तीनों का अलग अलग है, आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं। राज्य सरकार के कर्मचारियों से संबंधित आशार्थियों और कर्तव्य या पालना करते हुए मारे गए पुलिस अधिकारियों या कर्मचारियों के जो आश्रित है, जो कंपल्सेटिव ग्राउंड के अंदर वैकेंसी के अंदर लिए जाते हैं या इसके अंदर डायरेक्ट जो एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए जो एज का क्राइटेरिया है वो ये है। पुरुष महिला के लिए 1/1/2004 के बाद का नहीं होना चाहिए और 2/1/1995 से पहले का पुरुष नहीं होना चाहिए, 2/1/1990 के पहले की महिला नहीं होनी चाहिए। और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आप देख रहे हैं उनका जो एज का है वो उनका अलग ही क्राइटेरिया होता है, 1/1/2004 के बाद का और 2/1/79 के पहले का और 2/1/79 महिला पुरुष दोनों के लिए सेम ही है। अब है कांस्टेबल चालक के लिए, तो इसकी कैटेगरी है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो इसके अंदर सामान्य का 1/1/2004 के बाद का, इधर वाला है वो बाद का है और इधर वाला है जो पहले का है। तो मैं सरसरी तौर पे पढ़ दे रहा हूँ ताकि आपका भी ज्यादा टाइम क्लास के अंदर नहीं हो। वैसे भी हमारी आज क्लास है वो काफी बड़ी होने जाएगी, बड़ी होने जा रही है, लंबी भी होगी। तो आप धैर्य बनाए रखें क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके आधार पर आप अपना फॉर्म फिलअप करेंगे और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको आगे लेके जाएंगे। इसके बाद में हम देख रहे हैं इसमें शारीरिक मापदंड। जो शारीरिक मापदंड है वो क्योंकि फॉर्म फिलअप करने से पहले ही आप अगर देख लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि एग्जाम देने के बाद में अगर आप शारीरिक मापदंड के अंदर अगर बाहर होते हैं तो इसके अंदर
व्यक्ति का मनोबल है वो काफी गिरता है। तो आप इसी के आधार पर अगर आप इसके अंदर फिट हैं तो ये फॉर्म अप्लाई करें, अदरवाइज आप फॉर्म अप्लाई करके अपना मनोबल है उसको डाउन ना करें, क्योंकि और भी वैकेंसियां बहुत आती हैं, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अंदर मापदंड के अंदर न्यूनतम ऊंचाई है वो सामान्य क्षेत्र के लिए पुरुषों की 168 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर। न्यूनतम सीना ये जो है केवल पुरुषों के लिए अभ्यर्थी है, जो पुरुष अभ्यर्थी है उन्हीं के लिए अप्लाई है। इसके अंदर बिना फुलाए सीना है वो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के ऊपर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, मतलब पूरा 5 सेंटीमीटर का फुलाव राजस्थान पुलिस के अंदर चाहिए। और महिलाओं के लिए ये जो अर्हता है ये लागू नहीं है। न्यूनतम वजन केवल महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए ये लागू नहीं है। और महिलाओं के लिए 47.5 किग्रा, जिनका भी वेट कम है वो अभी से ही अपना डाइट बढ़ा दे और अपना अभी से ही खाना पीने पे पूरा ध्यान दे, ताकि फॉर्म पास होने के, ये भरने के बाद में, पेपर पास होने के बाद पीटी के अंदर बाहर नहीं निकलना पड़े। चलिए हम आगे चलते हैं। और इसके अंदर क्या दिया है, 150 समस्त महिला अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर, किसी भी प्रकार की छूट देनी नहीं होगी। वहां पे रोना धोना नहीं है। जब भी पीटी के अंदर अगर 152 से कम है तो वहां रोने धोने से कोई फायदा नहीं है। वहां पे किसी भी प्रकार का हो हल्ला मचाने से कोई फायदा नहीं है। आप पहले ही देख लें और उसी आधार पर अपना फॉर्म फिलअप करें। इसके बाद में आता है अपना मेडिकल, क्योंकि ये तो पुलिस और वर्दी की नौकरी है, तो इसके अंदर तो आपका फिजिकल और मेडिकल तो होना जरूरी है। तो इसके अंदर जो हमारा मेडिकल कैटेगरी है वो निकट दृष्टि है वो अच्छी आंखों के लिए N6 और खराब आंखों के लिए N9 ये है जो होनी चाहिए। और दोनों आंखों की दूरदृष्टि है वो 6/6, विजन जो है हमारा 6/6 होना चाहिए। और 6/9 भी है जो मतलब इसके अंदर आपके मान्य है। ये दोनों आंखों का अलग अलग है। और अभ्यर्थी का जो मानसिक रूप से अभ्यर्थी है वो साइको नहीं होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, सुदृढ़ स्वास्थ्य वाला होना चाहिए, सभी शारीरिक विकारों से ग्रसित नहीं होना चाहिए। उसके बाद किसी भी प्रकार का दोष रोग से मुक्त होना चाहिए। अभ्यर्थी मानसिक रुग्णता नहीं होना चाहिए, साइको नहीं होना चाहिए, पागल टाइप का नहीं होना चाहिए। और अभ्यर्थी के घुटने, जो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, आप में से बहुत सारे जो आर्मी का या किसी न किसी का मेडिकल दिया होगा, तो जो घुटने हैं, आपका जो नी बैंड है वो आपका नहीं होना चाहिए। वहां पे आपका कम से कम ये जो हाथ है ऐसे पैरेलल, उसके अंदर आप घुटनों से पास होना चाहिए। तो ये है जो आपकी इसकी योग्यता है, मापदंड मेडिकल का। इसके बाद में आपकी जो नसें हैं वो फुली हुई नहीं होनी चाहिए। और बेंगापन, आंखों के अंदर बेंगापन नहीं होना चाहिए। बेंगापन आप समझ रहे होंगे, हमारे राजस्थान के अंदर बोलते हैं बाडो नहीं होना चाहिए। और तीसरा है रंग दृष्टि दोष, हकलाना भी नहीं चाहिए। मतलब जो बोलते समय हमारे तुतलाता है ना, तुतलाना नहीं चाहिए। हकलाई, कबाई, बकाई, जो हमारे अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग बोलते हैं, कबाई नहीं आनी चाहिए, बकाई नहीं आनी चाहिए, वो भी नहीं आनी चाहिए। और पैर है वो समतल नहीं होने चाहिए। आपके जो पैर के तलवे हैं वो सपाट नहीं होने चाहिए, वहां पे अंदर की साइड में जो थोड़ा सा कर्व होना चाहिए। ये सब आप जानते हैं। हर्निया ये भी नहीं होना चाहिए। सेल्स प्रॉब्लम, शल्य प्रॉब्लम ये भी नहीं होना चाहिए। कोई भी ऑपरेशन किसी प्रकार का सर्जरी टाइप का नहीं होना चाहिए। ज्यादा सुंदर दिखने के लिए सर्जरी करवाते हैं ना, वो यहाँ मारी जाएगी, वो नहीं करवाना है। किसी प्रकार का टेटू वेटू जो शरीर पे होता है वो भी नहीं होना चाहिए। या किसी प्रकार की विकृति, अंग भंग, आप समझ रहे हैं कि टूटने, जो भी आप शरीर से किसी प्रकार की विकृति है तो वो वर्दी की नौकरी के लिए एलिजिबल नहीं होता है। तो ये हो गया। इसके बाद नियुक्ति के लिए अयोग्यता तो जो योग्यता है इसका जो विपरीत है वो अयोग्यता है। तो आप योग्यता समझ गए तो अयोग्यता अपना आप ही समझ में आ जाएगी। इसके बाद में हम नीचे चलते हैं। सर नीचे स्लाइड कीजिए। हमारा भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया, हाँ ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो इम्पोर्टेंट भर्ती प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया, इसके ऊपर ये अपराधों, ये तो आपको पता ही है, ये तो नॉर्मल है। हर भर्ती के अंदर मांगते हैं कि किसी प्रकार का केस वगैरह इन्वॉल्व नहीं रहे, तो कम से कम लड़ाई झगड़े मारपीट से दूर रहना। अगर हम इसके अंदर अगर आपको किसी भी राजस्थान का या किसी भी सेंट्रल का अगर एग्जाम हो तो उसके अंदर आपका अगर ऊपर किसी भी प्रकार का कोई न कोई केस वगैरह किसी प्रकार का हो रखा है तो आप एलिजिबल किसी भी एग्जाम के लिए नहीं होंगे। तो नेक्स्ट हमारा सबसे इम्पोर्टेंट 9वां जो पॉइंट है वो इसके अंदर हमारी जो भर्ती की चयन प्रक्रिया है, हमारा जो एग्जाम या जो भी प्रोसेस है इस रिक्रूटमेंट का वो क्या होगा वो हम इसके अंदर देखते हैं। तो ये कुल 200 अंकों का है जो एग्जाम होगा आपका।
इसके अंदर आपके कुल कितने होंगे 200। सर थोड़ा जूम आउट कीजिए इसको, बस हाँ अब क्लियर हो रहा है। तो इसके 200 अंकों का ये कुल है जो हमारा पूरा इसका टाइम टेबल रहेगा रिक्रूटमेंट का। इसके अंदर लिखित परीक्षा है वो 150 नंबर की होगी और अलग अलग होगी। तीनों जो आपके 3 कैटेगरी है, तीनों कैटेगरी की अलग अलग इसकी जो वरीयता है वो दी गई है। तो लिखित परीक्षा कांस्टेबल सामान्य और दूर संचार के लिए 150 नंबर की होगी, कांस्टेबल चालक के लिए 150 नंबर की होगी, और जो बैंड में जा रहे हैं राजस्थान पुलिस के अंदर उनको पेपर देने की या पेपर के मार्क्स है उनको कोई मायना नहीं रखता। नेक्स्ट हमारा है शारीरिक दक्षता परीक्षा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी। जो ये होता है आपका, ये होगा पुलिस सामान्य और पुलिस दूरसंचार के लिए 30 नंबर का और कांस्टेबल चालक के लिए होगा 20 नंबर का। ये है फिजिकल हमारा, जो हम दौड़ वगैरह हमारा चेस्ट वगैरह हाई जंप लॉन्ग जंप जो भी है वो सारा इसी के अंदर आ जाएगा और ये 20 नंबर का होगा बैंड के लिए। इसके बाद में हमारा आता है दक्षता परीक्षा। दक्षता परीक्षा होता है कि जो जिस ट्रेड के लिए जाता है तो वो अपनी विशेष ट्रेड की जो उसकी कैपेसिटी या कैपेबिलिटी जो होती है वो दक्षता होती है। तो वो दक्षता पुलिस कांस्टेबल और दूरसंचार के लिए अप्लाई नहीं है, कांस्टेबल चालक के लिए है और वो है 30 नंबर की। इसके अंदर आपको गाड़ी आपको चला के दिखानी पड़ेगी वहां पे, और अगर आप चला के दिखाए और उसके अंदर उत्तीर्ण हुए तो आपको 30 नंबर दिए जाएंगे। और नेक्स्ट है हमारा बैंड। तो बैंड भी आपको बजाना पड़ेगा, अगर बजाए तो बैंड पास और अगर नहीं बजाए बैंड तो अपना बैंड तो बजेगा। अब किसका बजेगा वो आपकी प्रिपरेशन के ऊपर डिपेंड करना है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा विशेष योग्यता, एनसीसी, होमगार्ड और पुलिस से संबंधित विषयों में डिप्लोमा उपाधि प्राप्त या प्रमाण पत्र के आधार पर कुछ नंबर है वो आवंटित किए गए हैं। अगर आपने एनसीसी कर रखी है, आप होमगार्ड के अंदर अगर रह चुके हैं या पुलिस से संबंधित किसी प्रकार का ट्रेनिंग कोर्स या डिप्लोमा डिग्री अगर ले रखे हैं तो उसके आधार पर आपको कुछ नंबर दिए जाएंगे। तो वो नंबर सिर्फ आपको कांस्टेबल सामान्य और पुलिस दूरसंचार के लिए ही दिए जाएंगे और वो नंबर है 20। ये कांस्टेबल चालक और बैंड के लिए लागू नहीं है। तो इसके अंदर कुल अंकों का जो योग है पुलिस कांस्टेबल दूरसंचार के लिए 200 है, कांस्टेबल चालक के लिए 200 है और बैंड के लिए 50 फिजिकल और बैंड उसी के आपको दोनों के नंबर है जो इसके अंदर जुड़ना है। अब है हमारी लिखित परीक्षा। तो लिखित परीक्षा के अंदर आपको जो प्रश्न पत्र होगा आपको उसके अंदर 150 अंकों का प्रश्न पत्र होगा और इसके अंदर 150 ही प्रश्न होंगे और आपका समय है वो 2 घंटे है। तो 150 प्रश्न के लिए 2 घंटे वैसे देखे तो पर्याप्त है और अगर वैसे देखे तो थोड़ा सा कम भी है। तो आप अपना टाइम टेबल और अपनी प्रिपरेशन को मैनेज करके चलिएगा तो आप 150 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे। और प्रत्येक प्रश्न है वो 1 नंबर का है और इसके अंदर आपको गलत उत्तर देने पे वो तो काटेंगे ही। तो वो काटने के नंबर है आपका 25%। 25% कितना होता है ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आप इतना पढ़ लिया कि मतलब आपका जो क्वेश्चन अगर गलत हुआ, प्रत्येक उत्तर गलत देने पर 25% अंक काटा जाएगा, तो मतलब 25% अंक कितना हुआ ये आप कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद में आपके जो भाग या विषय क्या क्या रहेंगे तो इसके अंदर ए बी से 3 इसके अंदर भाग रहेंगे आपके। फर्स्ट भाग रहेगा आपका विवेचना, तार्किक योग्यता एवं कंप्यूटर ज्ञान। इसको आप इंग्लिश में, क्योंकि आप इंग्लिश इतने पढ़ते पढ़ते तो इंग्लिश आपके माइंड में घूम ही रही होगी, क्योंकि इतना हिंदी के प्योर हिंदी के वर्ड है तो समझ में नहीं आ रहे होंगे। तो विवेचना तार्किक योग्यता आपकी होती है मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग, ठीक है। विवेचना एवं तार्किक योग्यता ये आपकी मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग जो पार्ट है वो विवेचना तार्किक योग्यता का है। और कंप्यूटर साइंस का जो पार्ट है वो आपके होगा 60 क्वेश्चन होंगे और 60 अंक का होगा। सेकंड बे पार्ट है वो हमारे सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और सामाजिक विज्ञान और समय सामयिक विषयों पर होगा। सामान्य ज्ञान हो गया जनरल नॉलेज, सामान्य विज्ञान जनरल साइंस, सामाजिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस और समय सामयिक विषय करंट अफेयर्स के जो मुद्दे जो चल रहे हैं उनके ऊपर जो क्वेश्चन है वो आपके आएंगे 35 और अंक भी है इसके 35। से पार्ट है वो है हमारे इसका महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अपराध, उनसे संबंधित कानून एक्ट जो भी बने हैं, नियम रूल रेगुलेशन जो भी बने हैं इन बच्चों
के प्रति अपराध और महिलाओं के प्रति अपराध के संबंधित जितने भी रूल रेगुलेशन एक्ट जो बने हैं उनकी जो जानकारी है उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो भी क्वेश्चन होंगे 10 और उसके अंक भी होंगे 10। और हमारा से राजस्थान इसी के अंदर और आए गए हमारा पार्ट है। पार्ट के अंदर हमारा राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की हिस्ट्री और कला संस्कृति, राजस्थान का कल्चर, कला, आर्ट और भूगोल, ज्योग्राफी, राजनीति, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, इससे जुड़े हुए हमारे जितने भी क्वेश्चन है वो 45 आएंगे और उनके मार्क्स भी 45 होंगे। तो टोटल मिला के हमारे 150 हो गए। हमारे अभी राजस्थान, मैंने अभी अपने चैनल के ऊपर, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप लोगों को मैंने राजस्थान की कला संस्कृति के अंदर राजस्थान के लोक देवता करवा दिए हैं, राजस्थान के संत एवं संप्रदाय करवा दिए हैं और अभी हमारे राजस्थान के लोक नृत्य हैं जो चल रहे हैं, तो वो ये कला संस्कृति से रिलेटेड ही है। इसी का जो पार्ट है वो जो अभी मैं इसमें कला से करवाने जा रहा हूँ, तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, तो आप वो भी देख लीजिए। तो ये हमारे 150 क्वेश्चन हो गए, 150 अंक हो गए। इसके बाद में हमारे जो न्यूनतम जो हर अंक होंगे, जो उत्तीर्ण करने के अंक होंगे, वो 40% होंगे। तो 40% 150 का 40% कितना होता है ये भी आप कमेंट करके बताइए। और जो अभ्यर्थी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC ST के जो बिलोंग करते हैं उनको 36% जो इसके अंदर लाना है मिनिमम उत्तीर्ण होने के लिए। तो इसके बाद में हम देखते हैं और चल रहे हैं आगे क्या है। और हाँ, इसके अंदर जो पेपर होगा हमारा, पेपर होने के ऊपर जो पास किए जाएंगे वो 5 गुना अभ्यर्थी है जो पेपर के अंदर पास है जो किए जाएंगे पेपर के अंदर। तो हमारा 4438 की जो वैकेंसी है उसका 5 गुना कितना होता है उतने ही अभ्यर्थियों को पेपर के अंदर पास किया जाएगा। और कांस्टेबल बैंड तो लिखित परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी, ये मैंने पहले भी बता दिया। उनको खाली बैंड बजाना है, बज गया तो पार और नहीं बजा तो भी पार। इसके बाद में शारीरिक दक्षता परीक्षा, ये है जो इसका आपको दे रखा है, मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। 5 गुना अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा तो बुलाया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को शारीरिक मापतोल परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने से पूर्व राजकीय चिकित्सक से शारीरिक दक्षता परीक्षा की दौड़ में भाग लेने हेतु शारीरिक रूप से योग्य होने का प्रमाण पत्र संबंधित केंद्र पर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेगा। ये आपको ध्यान देने योग्य बात है, जब आप पेपर पास हो जाएगा फिजिकल के लिए जाएंगे तो आपको मेडिकल का सर्टिफिकेट साथ में लेके जाना है। प्राइवेट किसी भी हॉस्पिटल के डॉक्टर से, सरकारी डॉक्टर से लेके जाना पड़ेगा। इसके बाद में लिखित परीक्षा के उपरांत शारीरिक दक्षता परीक्षा में गर्भवती महिलाओं, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी से जारी प्रमाण पत्र व दस्तावेज, ये आप देख लीजिए, इसमें ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। इसके बाद में कांस्टेबल, हाँ ये आपका जो फिजिकल होगा, फिजिकल के अंदर आपको कितना दौड़ है वो कितने मिनट में करना है, क्या है वो पूरा क्राइटेरिया यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप सभी को 5 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। 5 किलोमीटर वैसे देखे तो थोड़ी सी तैयारी की जरूरत है, और वैसे देखे तो लंबी दौड़ है तो लंबी दौड़ में ज्यादा तैयारी की जरूरत नहीं पड़ती है। शॉर्ट दौड़ के अंदर ज्यादा आपको एफर्ट लगाने पड़ते हैं। तो 5 किलोमीटर की दौड़ है, तो इसके अंदर कांस्टेबल, सामान्य और पुलिस दूर संचार के लिए पुरुषों को 25 मिनट में इसको पार करना है, आसानी से हो जाती है। 25 मिनट बहुत होता है 5 किलोमीटर दौड़ के लिए। और महिलाओं के लिए 35 मिनट बहुत है, आराम से भी जा सकते हैं। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 30 मिनट है। और ट्राइबल सब प्लान क्षेत्र के अनुसूचित जाति और जनजाति के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 30 मिनट। और अगर 30 मिनट जो दिया हुआ टाइम है इसके अंदर अगर कोई दौड़ पास करता है तो उसको फ्री के 30 नंबर दिए जाएंगे। और ये आपको काफी मेरिट के अंदर आपको लाभदायक सी दौड़ है। इसके बाद में कांस्टेबल चालक और कांस्टेबल बैंड के लिए, पुरुषों के लिए, थोड़ा ऊपर कीजिए, हाँ यही पे, कांस्टेबल चालक, कांस्टेबल बैंड के लिए 25 मिनट पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए 35 मिनट, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 30 मिनट, और वही ट्राइबल SC ST के लिए 30 मिनट। और इनको जो है इसके फिजिकल के हैं 20 नंबर, 20 नंबर। तो ये हो गया हमारा इनका फिजिकल का स्टैंडर्ड। और इसके बाद में शारीरिक, जो नीचे क्या नोट लिखा है ये भी हम पढ़ लेते हैं, क्यों छोड़ रहे हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षा में दौड़े तो केवल एक ही अवसर प्रदान किया जाएगा, बार बार दौड़ने का मौका नहीं दिया जाएगा। कोई भी अपील, किसी भी प्रकार का आप अपील करेंगे तो वो मान्य नहीं होगा। दौड़ पूर्ण करने पर ही अभ्यर्थियों को अनुत्तीर्ण मानते हुए भर्ती की अग्रिम प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों को प्राप्तांक अंतिम चयन के लिए सम्मिलित किए जाएंगे। फाइनल मेरिट में ये जो नंबर है फिजिकल के वो जुड़ना है। शारीरिक मापतोल है, मापतोल के अंदर मैंने पहले भी बता दिया आपको, जो असंतुष्ट मापतोल के लिए, जो मान लो कि फिजिकल PST के लिए जो अगर अभ्यर्थी है
वो अगर संतुष्ट नहीं होते हैं तो वो 500 रुपए का पोस्टल ऑर्डर लगा के या नगद जमा करा के वो अपील कर सकते हैं दोबारा। और अंतिम निर्णय है वो बोर्ड का है, वही होगा मान्य। इसके बाद दक्षता परीक्षा जो मैंने अभी बताया, एफिशिएंसी जो टेस्ट है आपका कैडर का, उसके अंदर अभ्यर्थी के लिए 36% जो अंक है वो लाना बिल्कुल अनिवार्य है दक्षता परीक्षा के अंदर। इसके अंदर ओबीसी जनरल इनके लिए 40% और बाकी जो SC ST के 36% और अनुसूचित जो जाति जनजाति अभ्यर्थियों के इनके लिए 30% जो है न्यूनतम अंक इनके है वो लाना जरूरी है। दक्षता परीक्षा में हो गया है, ये समझ में आई गया आपको। इसके बाद में जो अभी बताया था, जो फ्री के जो नंबर मिल रहे थे आपको 10, जो वो यहाँ पे उनको डिवाइड किया हुआ है, आप देख लीजिए यहाँ पे तो कुल अंक है वो 10 है। उसके अंदर C प्रमाण पत्र अगर है तो आपको 10 नंबर मिलेंगे, B प्रमाण पत्र है NCC का तो आपको 8 नंबर मिलेंगे और A प्रमाण पत्र है तो आपको 6 नंबर दिए जाएंगे। और इसी तरह होमगार्ड के लिए, होमगार्ड में अगर 3 साल की अगर आपने सर्विस की है तो उसमें 10 नंबर, 2 साल की है तो 8 नंबर और 1 साल की है तो 6 नंबर। और इसी तरह पुलिस से संबंधित जो डिप्लोमा है वो MA, MSc, क्रिमिनोलॉजी, साइबर सुरक्षा इससे संबंधित विषय उसके अंदर 10 नंबर। सिक्योरिटी मैनेजमेंट, सोशल साइंस, पुलिस प्रशासन या कानून के रूप में कम से कम एक विषय में BA LLB की उपाधि 8 नंबर। और उपरोक्त विषयों में डिप्लोमा अगर लिया है, ये तो हो गया ऊपर डिग्री, और डिप्लोमा अगर लिया है तो 6 नंबर। ये हो गया आपके जो स्पेशल नंबर है उनकी क्राइटेरिया, उनका जो डिवाइडेशन वो बता दिया। फिर चयन सूची आपको पता ही है, पहले पेपर होगा, फिर फिजिकल मेडिकल, फाइनल मेरिट, उसके बाद में स्वास्थ्य का भी बता दिया है। 6 महीने के भीतर अगर ठीक किया जा सकता है, कोई भी किसी प्रकार की मेडिकल के अंदर अगर त्रुटि है तो आप अगर 6 महीने के अंदर अगर उसको ठीक करके मेडिकल कहीं से बाहर से सरकारी अस्पताल से अगर फिट करवा के अगर बोर्ड को प्रस्तुत करते हैं और अगर बोर्ड संतुष्ट होता है तो आपको चयन कर लिया जाएगा, अन्यथा आपकी उम्मीदवारी है वो रद्द कर दी जाएगी। तो ये है आपका जो इम्पोर्टेंट था, और सब नीचे लीजिए। बाकी डॉक्यूमेंट है सब आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही इसमें लगाना है, ताकि आपको फिर बाद में फिजिकल मेडिकल के लिए देना पड़े तो परेशानी नहीं हो। और अंतिम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने वाली संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा जारी किया हुआ चरित्र प्रमाण पत्र एवं 2 स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्तियों और रिश्तेदारों के अतिरिक्त द्वारा किए जाने वाले प्रमाण पत्र हैं, ये आपको 6 माह से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए। ये आपको किस में जरूरत पड़ेंगे, सब थोड़ा ऊपर दीजिए, ये भी देख लेते हैं। प्रमाण पत्र, प्रमाण पत्रों की ये सूची है, ये मैं आपको एक बार बता देता हूँ क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। हमारा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसके अंदर आपको किसी भी प्रकार की जो जानकारी है वो छूटे नहीं, और क्लास भी आपकी ज्यादा लंबी नहीं हो। तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस 2 मिनट 3 मिनट के अंदर आपकी क्लास समाप्त कर दूंगा और आपको उम्मीद करूंगा कि पूरी जानकारी समझ में आ जाएगी। शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र है वो आपको ओरिजिनल अपने पूरे प्रस्तुत करने होंगे। PET PST के लिए आयु प्रमाण पत्र करना होगा। जनजाति या आपके जो इसका जो आपका होगा कौन से इससे बिलोंग करते हैं आप, कास्ट वगैरह, कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी आपको देना होगा। अगर किसी से आप अन्य पिछड़ा आर्थिक है 10% का रिजर्वेशन, उसका भी आपको उपस्थित करना पड़ेगा। 8 लाख वाला आवेदक यदि राजकीय कर्मचारी है तो उसका NOC विभाग जो NOC देता है, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो आपको जरूर अप्लाई कर देना, ताकि आपकी जो सर्विस की है वो आगे भी बेनिफिशियल रहे और वो काम में आ सकते। इसके बाद में अगर पुलिस अधिकारी मृतक वगैरह आश्रित है तो उनका भी आप संतान होने का प्रमाण पत्र आपको देना होगा। और अगर अंतिम योग्यता के लिए अभी जो मैंने बताया है, प्रधानाचार्य और 2 गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति जो भी आपके जान पहचान के हैं उनके द्वारा लिखा हुआ चरित्र प्रमाण पत्र जो 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। तो ये थी इम्पोर्टेंट आपकी जानकारियां। और इसके अंदर कुछ और भी है। भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में NOC डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होना चाहिए, TSP एरिया से संबंधित प्रमाण पत्र, और निर्धारित परीक्षा शुल्क में छूट ली है तो मूल आवेदन और प्रति कौन से के तहत आप किस प्रमाण पत्र के तहत आपने छूट ली है, आय प्रमाण पत्र देना होगा। उसके बाद में आवेदन संबंधी सूचना के लिए विभाग द्वारा चयन उपरांत निर्धारित आवेदन पत्र भरवाया जाएगा, जिससे ये फोटो ये हो गया। उसके बाद में विधवा के मामले में आपको वो सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ड्राइवरों को LMV HMV का जो सर्टिफिकेट लाइसेंस है वो आपको देना पड़ेगा। NCC होमगार्ड और पुलिस से संबंधित जो डिप्लोमा आपने किया है वो भी आपको प्रस्तुत करने होंगे। तो इसके बाद में सर आपको कहीं पे भी राजस्थान में यही बताना चाह रहा है कि आपको राजस्थान में कहीं भी किसी भी जगह आपको पदस्थापित किया जा सकता है। ये नहीं कि आप जिला पुलिस में लगे हैं तो आपको किसी और में नहीं पदस्थापित किया जा सकता, तो आपको कहीं पे भी किसी में भी आपको
पोस्टेड किया जा सकता है, तो आप ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। तो और सर नीचे लीजिए। तो ये हो गई हमारी राजस्थान पुलिस 2021 इसकी जो जानकारी महत्वपूर्ण, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, आपको समझ में भी आई होगी और आपके ये बेनिफिशियल भी रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म है जो अप्लाई कर दें डेट होते ही, क्योंकि लास्ट टाइम के अंदर जो साइटें हैं वो काफी बिजी हो जाती है और आप फॉर्म भरने से वंचित रह जाते हैं। तो ऐसा कोशिश करिएगा आप जितना जल्दी हो सके अपना फॉर्म अप्लाई करें, अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें, क्योंकि टाइम एग्जाम का इनके हिसाब से बहुत कम दिया है। तो फिजिकल का भी तैयारी साथ के साथ करें और पेपर का भी तैयारी अभी से शुरू कर दें तैयारी करना। और आप मेरे चैनल पे जुड़ के आप मेरे इस एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे आप तैयारी कर सकते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मैं आपके साथ इसी तरह जुड़ा रहूं। इसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताएं, जिसके आधार पर मैं आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट लाके अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन कराने की कोशिश करूं। तो मेरे चैनल BL एजुकेशन एंड मोटिवेशन, इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंडों को, अपने परिवार में जो भी तैयारी कर रहा है अभ्यर्थी उन तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करें। तो इसी के साथ मैं इस लेक्चर को खत्म कर रहा हूं। जय हिंद, जय भारत।